हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौतम जीएस में। आज हम लोग का एक संविधान का टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। तो इस प्रमुख संविधान संशोधन से आने वाले प्रश्नों को हम लोग एक एक करके अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को कवर किए हैं इस वीडियो में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण देश में लागू हुआ था और लागू होने के तत्पश्चात ही 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन कर दिया जाता है, जिसे हम लोग प्रथम संविधान संशोधन कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संविधान संशोधन क्या है। संविधान में संशोधन, तो संविधान में संशोधन सबसे पहले करने का अधिकार संसद को है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे? संसद को। और संसद का निर्माण होता है तीन चीज़ों के मिलने से, एक लोकसभा और एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं, तो जा करके संसद का निर्माण होता है। और यही संसद का जो है संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे? संसद को। तो संसद, अगर पूछा जाए कि संसद अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो संसद अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। ये जो है अनुच्छेद का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद, ये सब सारा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 में लोकसभा होगा, 80 में राज्यसभा होगा और 79 में एक संसद होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना में है? 52 में वर्णित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। और संसद के कितने सदन होते हैं? अगर सदन बोला जाए तो 2 सदन होते हैं, 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और संसद का निर्माण होता है तीनों के मिलने से, तीन को मिलने से संसद का निर्माण होता है। इस तरह से हुआ। अब यहाँ देखेंगे कि संविधान संशोधन यह अनुच्छेद कितना में कहा गया है कि संविधान में संशोधन होगा? यह अनुच्छेद कितना में कहा गया है? तो अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान कहा गया है कि संविधान में संशोधन होगा। कितना के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और संविधान में संशोधन किया जाता है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को क्लियर किया। सबसे पहले संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? संसद को। संसद कितने चीज़ों के मिलने से होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। संसद अनुच्छेद 79 और लोकसभा 80, लोकसभा 81, राज्यसभा 80। और संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में वर्णित है? 368 में। अनुच्छेद नंबर कितना में? 368 में। और यह संविधान संशोधन जो लिया गया है प्रावधान, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके कुछ प्रश्नों को क्लियर करते हैं जो बेसिक है। तो यहाँ से देखा जाए कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ और 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया मतलब क्या हुआ? इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना हो चुका है? 12। और पहले अनुसूची, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8। और अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो 12 है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि प्रथम संविधान संशोधन, ये जो है संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन कर दिया जाता है। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया जाता है? जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है? समाप्त किया जाता है। जमींदारी व्यवस्था क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। और इसको जमींदारी व्यवस्था समाप्त करके भूमि सुधार को ऐड किया जाता है। और इसको कानूनी अधिकार नहीं बना करके बल्कि कानूनी समीक्षा बना दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न याद करेंगे, प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया और जमींदारी व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और साथ ही साथ कानूनी अधिकार जो था उसे हटा करके कानूनी समीक्षा बनाया गया।
तो इस तरह से प्रथम संविधान संशोधन को हम लोग देखें। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ और इसमें 9वीं अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया, और भूमि सुधार को भी जोड़ा गया, और जमींदारी व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त किया गया, और कानूनी समीक्षा बनाया गया। इतना सारा प्रश्न को हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में जो हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, तो 1956 से आप एक प्रश्न जानते हैं कि भाषा के आधार पर पहला जो गठित राज्य किया गया था वह था आंध्र प्रदेश। तो 1956 में ही आंध्र प्रदेश का क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश का स्थापना किया गया था भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। चलिए इतना बात क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ, इसमें क्या किया गया, तो हम लोग उस समय की बात करेंगे जब राज्यों का वर्गीकरण हो रहा था। राज्यों का जब वर्गीकरण हुआ और राज्यों का वर्गीकरण का भार सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सौंपा गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों का वर्गीकरण करते वक्त उस समय सभी राज्यों को ग्रुप में बांट दिए थे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके बांटा गया था। जैसे में राज्यों का एकीकरण करते समय राज्यों को ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप में। और ग्रुप के मतलब ग्रुप ए, बी, सी, डी, इस तरह से करके जो है बांट दिया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो वर्ग में बटे हुए थे, ग्रुप बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप में, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राज्यों के वर्गों की क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अभी वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन पहले जो है क्या किया गया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या किए गए, बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो अभी वर्तमान में ना हो चुका है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी देखा जाए कि राज्य तो बढ़ गए और केंद्र शासित प्रदेश भी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ, इसमें और भी बात क्या किया गया कि 1 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए दो राज्य हो या 2 से अधिक हो, दोनों के लिए या तीनों के लिए एक हाई कोर्ट का व्यवस्था किया गया। तो यहाँ लिखा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना होगा। तो ये 21वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कहा गया। अब बढ़ते हैं आगे कि हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे 31वां संविधान संशोधन 1973। 7 से बढ़कर के अब 31वां नंबर याद करेंगे। जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उन्हीं पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो 31वां संविधान संशोधन कितना में, 1973 में। और 1973 में क्या किया गया कि लोकसभा का सीटों की संख्या था कितना हमारा, पहले 525 था। 525 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 545 कर दिया गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया कि 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या कितना था, 525 था, लेकिन उसको बढ़ा कर क्या कर दिया गया, 545 कर दिया गया। और अभी हम जानते हैं कि 545 लोकसभा में सीटों की संख्या है, जिसमें से 543 जो है निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित 543 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और जो 2 होते हैं, 2 सदस्य जो होते हैं, 2 सदस्य वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और निर्वाचन करता है जनता। निर्वाचन कौन करता है, जनता करता है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग प्रश्न देखेंगे कि लोकसभा में अभी वर्तमान में 545 सीट हैं और 545 सीटों में 543 जो है निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, और 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो 2 सदस्य इसमें से होते हैं कौन, तो ये होते हैं आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन, जिसको हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को याद करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया कि 31वां संविधान संशोधन 1973 में जो हुआ, इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किया गया। और अभी वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, जिसमें 543 जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 2 सदस्य जो होते हैं आंग्ल भारतीय होते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं
36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। हालांकि ये प्रश्न ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूछा जाता है कि कैवें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। 22वें राज्य का दर्जा मिला, तो 36वां संविधान संशोधन 1975, ये याद होना चाहिए। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। वही सिक्किम है जो 3 देशों से सीमा साझा करती है। 3 देशों से सीमा साझा करने वाला अगर राज्य पूछे, 3 देशों से सीमा साझा, 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य हमारा कौन है, तो यही सिक्किम है। और सिक्किम हमारा कैमा राज्य है, 22वां राज्य है। तो इस तरह से प्रश्न धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब आता है 42वां संविधान संशोधन। तो ये समझिए कि इस वीडियो के लिए या आज के क्लास के लिए अगर इस पूरा प्रश्नों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कितना ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। तो हम लोग देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन के समय हमारा पीएम कौन थे। तो इस समय हमारा शासन है कांग्रेस का, जिसमें इंदिरा गांधी का सरकार है। इंदिरा गांधी का सरकार था। और इस समय क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल का समय दौर चल रहा था। उस समय हमारा सरकार था इंदिरा गांधी का। तो इस समय देखेंगे हम लोग लघु संविधान में कि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 ईस्वी में, इसमें क्या घटना हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन था क्या। तो यहाँ से कुछ प्रश्न को हम लोग डील करते हैं कि संविधान में प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, ये पहली बार हुआ। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ वो जा कर के हुआ 1976 में। तो ये संविधान में पहला संविधान संशोधन कहलाएगा। लेकिन प्रस्तावना में पहला कौन कहलाएगा, प्रस्तावना में पहला क्या कौन कहलाएगा, 42वां संविधान संशोधन। संविधान के लिए पहला कहलाएगा 1951 वाला, लेकिन प्रस्तावना के लिए पहला कौन कहलाएगा, 42वां संविधान संशोधन। एक संविधान के अनुसार 42वां नंबर पर है, लेकिन प्रस्तावना के अनुसार जो है 42वां संविधान संशोधन जो है पहला नंबर पर है। यही याद रखना है। पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। पहली बार संशोधन कब किया गया, तो पहली बार संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में। तो इसी से अभी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे लघु 42वां संविधान संशोधन को क्या कहता है, लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान क्यों कहते हैं, लघु संविधान कहने का मतलब क्या है, प्रस्तावना में इसलिए हम लोग लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं क्योंकि प्रस्तावना में हमारा ये 3 जो शब्द है, 3 जो वर्ड है, यह छूटा हुआ था। 3 वर्ड छूटा हुआ था और इसके बिना हमारा संविधान क्या था, अधूरा था। तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 ईस्वी में 3 वर्ड जोड़ा गया, जिसका नाम था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद का मतलब होता है ऐसा समाज जो बराबरी पर आधारित हो और सभी के लिए कानून जो है बराबर हो, कानून के समक्ष सब बराबर है। तो इसका अर्थ यही हुआ, ऐसा समाज जो बराबरी पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। पंथनिरपेक्ष के मतलब होता है किसी भी राज्य स्तर पर कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होता है। तो ये पंथनिरपेक्ष हुआ, राज्य स्तर पर किसी का अपना एक धर्म नहीं है। ऐसा कि मतलब हम बिहारी हैं, वो झारखंड का है, वो उड़ीसा का है, तमिलनाडु का है, इसको क्या कहते हैं, पंथनिरपेक्ष। और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता का मतलब यह कभी टूट नहीं सकता है और यह कभी अलग नहीं हो सकता है। तो राष्ट्र की अखंडता का अर्थ समझ पाए हम लोग, पंथनिरपेक्ष समाजवाद समझ पाए। तो ये 3 शब्द जो है जोड़ा गया जो हमारा प्रस्तावना में, और यही 3 वर्ड जो है हमारा देश का क्या था, ऋण था। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। और लघु संविधान के साथ साथ इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इंग्लिश में हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इस समय जो है शासन फिर से याद रखेंगे, इस समय जो सरकार है इंदिरा गांधी का, कांग्रेस का सरकार चल रहा है, कांग्रेस का सरकार था और आपातकाल की स्थिति थी।
और साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ, जिसको हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं, उसमें और कुछ जो घटनाएं हुआ उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ बोला गया, कुछ जानेंगे प्रश्न को, शिक्षा, वन और वन जीव तथा नापतोल को किस में शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में। तो यहाँ से कुछ जानेंगे हम लोग प्रश्न। सूचियों की संख्या हम लोग अनुसूची में पढ़ेंगे, अनुसूची 7 में हम लोग पढ़ेंगे, अनुसूची 7 में कि अनुसूची 7 में 3 सूची का वर्णन है। 3 सूची का क्या है? वर्णन किया गया है। 3 सूची का वर्णन किया गया है। और 3 सूची में वो कौन कौन से सूची हैं? तो एक पढ़ेंगे हम लोग संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और एक पढ़ेंगे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये सब प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे। अनुसूची जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे अनुसूची 3 में 3 सूची का वर्णन है, और वो 3 सूची कौन कौन है? ये है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ से प्रश्न बना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में क्या किया गया? शिक्षा को, वन जीव को और नापतोल को क्या किया गया? राज्य सूची से हटाकर इसे कौन सा सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में कर दिया गया, समवर्ती में कर दिया गया, समवर्ती सूची में क्या कर दिया? कर दिया गया समवर्ती सूची में। तो प्रश्न बोला जाएगा, शिक्षा, वन जीव और नापतोल इत्यादि को किस अनुसूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया? तो राज्य सूची से हटाकर इसे क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में रखा गया। यहाँ से एक और प्रश्न जानेंगे कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। संघ सूची उसे कहते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जिस विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसे क्या कहेंगे? संघ सूची कहेंगे। और जिस विषय पे राज्य सरकार कानून बनाएंगे उसको राज्य सूची के अंतर्गत रखेंगे। और जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे या साइन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? समवर्ती सूची कहेंगे। तो यहाँ से प्रश्न हो गया कि जिस विषय पे केंद्र सरकार तो संघ सूची, जिस विषय पे राज्य सरकार तो राज्य सूची, और जिस विषय पे केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कोई कानून बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षा, वन और वन जीव, नापतोल इत्यादि को राज्य सूची से हटाकर किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। और साथ ही साथ प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना का अर्थ क्या है? राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए बाध्य करना का मतलब मंत्रिमंडल से अगर कोई समस्या या कानून पेश होकर के राष्ट्रपति के पास जाता था तो राष्ट्रपति इस अवधारणा को, इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य हो। मतलब यहाँ से समझिए कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना, मतलब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बात मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता। मतलब कहने का मतलब है कि न के बराबर मानता था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या कहा गया कि मंत्रिमंडल से जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा तो इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है? बाध्य हैं, मान ही सकते हैं, मानेंगे। ये कहा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। और राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया। अगर मंत्रिमंडल का सदस्य राष्ट्रपति को सलाह देता है या प्रस्ताव कोई देता है तो इनको मानना जरूरी है। यह कहा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और यहाँ से एक और प्रश्न बना, लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल कितना हो गया? लोकसभा और विधानसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, दोनों का कार्यकाल होता है क्या? 5 वर्ष। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसका दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए यहाँ जो इतना प्रश्न जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को कुछ जब जनता पार्टी का जब सरकार आता है, जनता पार्टी का सरकार, जनता पार्टी की सरकार आता है और सरकार होते हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, जिन्हें कहा जाता है गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी सरकार। तो यहाँ से प्रश्न हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे कि यहाँ से अगर बोला जाए लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया
और राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो इन्हीं सारे प्रावधानों को जब जनता पार्टी की सरकार आती है, जिन्हें हम लोग गैर कांग्रेसी सरकार कहते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, तो कुछ इनका जो है इनके कांग्रेस के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा जो बनाए गए जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को है जो उलट देते हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्नों को याद रखेंगे। राष्ट्रपति को सलाह, मंत्रिपरिषद का कुछ मुद्दा है उसको मानने के लिए क्या है, राष्ट्रपति बाध्य होंगे। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ शिक्षा, वन और वन जीव, नापतोल इत्यादि को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि संसद तथा विधानमंडल, संसद केंद्र में होता है संसद और राज्य में होता है क्या, विधानमंडल। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि केंद्र में संसद का निर्माण होता है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल का निर्माण होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के मिलने से। तो संसद तथा विधानमंडल में जो कोरम था, कोरम या गणपूर्ति भी उसको बोल सकते हैं। कोरम संख्या का मतलब 1/10। पूछ दे कि संसद का कोरम संख्या कितना है या विधानमंडल का कोरम संख्या कितना है, तो 1/10। किसी भी बैठक को चलाने के लिए कुल संख्या का, कुल बहुमत का, जैसे में लोकसभा, अगर संसद में, लोकसभा में अगर सीटों की संख्या कितना है 545, तो 545 का 1/10 जो है, 1/10 सदस्य यदि उपस्थित नहीं रहेंगे, 1/10 लगभग 55 सदस्य के आसपास होंगे, तो 55 सदस्य। तो यहाँ से ही देखेंगे कि कोरम संख्या क्या है जो हम लोग देखेंगे। संसद तथा विधानमंडल का कोरम या गणपूर्ति व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये गणपूर्ति है क्या, ये गणपूर्ति को सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले गणपूर्ति का होता है 1/10, या तो संसद का हो या फिर विधानमंडल का, दोनों का गणपूर्ति। अगर पूछे गणपूर्ति कितना होता है, संसद का गणपूर्ति संख्या कितना है, 1/6, 1/4, 4/3, 1/10, तो करना है 1/10। तो 1/10 क्या है, कुल सीटों का, कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य कम से कम बैठक में भाग लेंगे, तभी कोई जो है किसी मुद्दा पे जो है बात आगे बढ़ेगा या फिर जो है कोई बात पारित हो सकता है आगे चल करके। तो एक कोरम संख्या 1/10 होता है। कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य बैठक में जो है उपस्थित होना क्या है, जरूरी है। ऐसा व्यवस्था था संसद और विधानमंडल में। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी जो कांग्रेस का जो सरकार था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये व्यवस्था भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से यही बोला गया, कोरम या गणपूर्ति व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। कोरम कितना है, 1/10, कुल सदस्यों का कितना, 1/10, ठीक है, तो 55 हो गया। तो यहाँ से हो गया। अब देखिए प्रश्न हम लोग आगे इस तरह से पढ़ेंगे, रिवीजन करते तो ज़्यादा याद होगा। अब इसी को तुलनात्मक रूप से अगर पढ़ें, 44वां संविधान संशोधन 1978, 76-78, 42 2 प्लस तो 44, 76 के बाद 2 प्लस 78। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसमें हम पढ़े थे कि लोकसभा, यहाँ देखिए लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल हम लोग यहाँ पढ़े थे कि कार्यकाल 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 कर दिया गया था। और यहाँ फिर से जब जनता पार्टी की सरकार आया मोरारजी देसाई का, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 से, लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष क्या कर दिया गया, फिर से कितना कर दिया गया, 5 वर्ष ही कर दिया गया। तो वहाँ से देखिए अब ये सरकार आया तो अपना मन से काम करेगी, तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। और अभी भी 5 वर्ष है। वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है, तो 5 वर्षों का है। और देखिए, तथा राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पूर्ण विचार के लिए क्या किया गया, भेजना। तो ये प्रश्न क्या बना, वहाँ हम लोग देखें कि यदि मंत्रिमंडल द्वारा कोई अगर प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को मानने के लिए 100% बाध्य होंगे। ये कहा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया,
यहाँ जो है फिर से एक बार, राष्ट्रपति यहाँ मानने के लिए प्रस्ताव को बाध्य है और कोई जो है विधेयक को वापस लौटा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ का क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होगा। मतलब अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अगर कोई मुद्दा पर विमर्श के लिए क्या लेटर दे या कोई प्रस्ताव दे तो राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को वापस दे सकता है या फिर दोबारा इस पर पुनर्विचार कर सकता है। ये कहा गया कितना में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। फिर से हम प्रश्नों को देखेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के जो है प्रस्ताव होता है उसको एक बार वापस कर सकता है या उसे दोबारा पुनर्विचार के लिए फिर वापस भेज सकता है। ये कहा गया कितना में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। लेकिन इस जगह पे नहीं कहा गया था, इस जगह पे कहा गया था कि नहीं, मानेगा तो मानेगा 100%। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए यहाँ क्या किए, कोरम संख्या जो वहाँ बंद कर दिया गया था 1/10, और यहाँ से पुनः कोरम संख्या क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। फिर से कोरम संख्या कितना हो गया हमारा 1/10। तो पूछा जाएगा लोकसभा और विधानसभा का कोरम संख्या कितना है, तो 1/10 है। कुल सीटों का 1/10, जितना भी सीट रहे उसका 1/10 सदस्य बैठक में भाग लेंगे, तभी वह बैठक आगे बढ़ेगा या बैठक चलेगा, अन्यथा मुद्दा वहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले जो था एक मौलिक अधिकार था। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद पहले 31 में संपत्ति का अधिकार को रखा गया था। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को पहले अनुच्छेद कितना में रखा गया था, अनुच्छेद 31 में रखा गया था। लेकिन यहाँ से क्या बोला गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है और इसको अनुच्छेद नंबर 300 के भाग 12 के, देखिए गौर से पढ़िएगा यहाँ प्रश्न को, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इसे भाग 12 के अनुच्छेद नंबर 300 के क में रखा गया है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि पहले संपत्ति का अधिकार कहाँ था, तो अनुच्छेद 31 में था। लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार कहाँ है, तो भाग 12 के अनुच्छेद नंबर 300 के क में इसको क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। और यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसा अधिकार बना दिया गया है, कानूनी, क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में पहले हमारा 7 था, अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना हो गया, 6 हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और भाग 12 के अनुच्छेद नंबर 300 के क में इसे रख दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 में था। अब इसके साथ साथ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक और प्रश्न यहाँ से किया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपात 352, यहाँ से एक और पढ़ लीजिए, वित्तीय आपात कितना में होता है, वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात होता है 360 में, 360। तो वित्तीय आपात भी अभी याद करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा और ही प्रश्न पर पूछे समझेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है, 3 बार राष्ट्रीय आपात कै बार लग चुका है, राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। पूछा जाएगा कि वित्तीय आपात हमारा भारत में कितने बार लगा है, तो वित्तीय आपात अभी तक के 1 बार भी नहीं लगा, लेकिन राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लग चुका है। एक बार लगा था जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। एक बार 1965 में लगा था जब अकाल पड़ा था, और एक बार लगा था 1971 में जब पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। एक बार 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय, एक बार 1965 ईस्वी में अकाल की स्थिति के समय, और एक बार लगा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तब। 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है।
तो यहाँ से क्या बोला गया 44वां संविधान संशोधन के तहत और भी प्रश्नों को कि राष्ट्रीय आपात जो है 352 में जिसका चर्चा किया गया है वह 3 तरह से लगाए जाते हैं। 3 तरह से कौन कौन हो गया? युद्ध के समय कौन कौन समय में लगाया जाता है? एक लगाया जाएगा युद्ध के समय, एक है बाह्य आक्रमण के समय, एक आंतरिक अशांति के समय। क्या होगा? आंतरिक अशांति के समय। तो तीनों समय में हमारा जो है लग चुका है। जैसे में बाह्य आक्रमण भारत चीन युद्ध के समय 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ युद्ध, एक बार हुआ 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, 1965 में अकाल आंतरिक गड़बड़ी हुआ था, और 1971 में बांग्लादेश के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो राष्ट्रीय आपात जो लगता है युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और आंतरिक गड़बड़ी के समय। तो यहाँ से प्रश्न बोला कि राष्ट्रीय आपात 3 स्थिति में लगा जाता है, लेकिन आंतरिक अशांति की जगह पे अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। मतलब यदि अगर भारत सरकार चाहे कि आंतरिक स्थिति के दौरान हम राष्ट्रीय आपात लगा दें तो अब नहीं लगा सकती है, जब तक कि अस्त्र और शस्त्र के द्वारा हमारा जो है अस्त्र और शस्त्र के द्वारा इस तरह से जो है एक युद्ध के मूवमेंट न बन जाए। मतलब कहने का मतलब यह है आंतरिक अशांति का मतलब आंतरिक अशांति में किसी प्रकार के जो है गड़बड़ी चलते रहता था, तो उस समय भी यहाँ जो है राष्ट्रीय आपात लागू होता था। लेकिन अब जो है सरकार क्या किया है कि इसका आंतरिक अशांति का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है अस्त्र और शस्त्र के साथ जब तक के आंतरिक गड़बड़ी उत्पन्न ना हो तब तक के जो है राष्ट्रीय आपात लागू नहीं होगा। तो यहाँ से प्रश्न यदि पूछे कि आंतरिक अशांति की जगह वो नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात लागू हो चाहे वित्तीय आपात लागू हो, ये अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते हैं, कभी निलंबित नहीं होते हैं। पूछा जाए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपात के समय में भी निलंबित कभी नहीं होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद जो है 20 और 21। तो हम लोग मौलिक अधिकार के चर्चा करेंगे जब वीडियो आएगा उसका। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को क्लियर किया और एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि कुछ प्रश्न जो है कन्फ्यूजन के रूप में वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा राज्यों का जब एकीकरण हो रहा था तो हमारा राज्य कुछ वर्गों में बटा हुआ था, A, B, C, D में। उन वर्गों का सिस्टम जो है समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। उन हाई कोर्ट का स्थापना किया गया, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। ठीक है, इतना प्रश्न। लोकसभा में सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर कर दिया गया। कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट था और कुछ प्रश्न जो कन्फ्यूजन के रूप में है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लगभग हम लोगों ने सारा प्रश्नों को क्लियर कर ही चुके हैं। तो अब इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमारा ये पहला वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।